नमस्कार साथियों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये हिंदी की क्लास होती है जो यूपी पुलिस के लिए 37/37 नंबर की गारंटी है। और लेखपाल के लिए दोस्तों, लेखपाल के लिए 25/25 की गारंटी इसी क्लास से है। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। जब लेखपाल का आपका एग्जाम हो जाएगा, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखा दूंगा। भाई साहब, सब क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जाने हैं। वीडियो, अब वीडियो का एग्जाम दोस्तों, री एग्जाम होने वाला है। 50/50 की गारंटी यहीं से है, बिल्कुल इन्हीं प्रैक्टिस सेट से 50/50 की गारंटी। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा। इन 3 एग्जामों में, चौथा एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का, इन सभी एग्जामों में, जितने एग्जामों के मैंने नाम लिए, पूरे में से पूरे क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में से दिखा दूंगा जो मैं क्लास करवाऊंगा। ये कम से कम ये 55-60 क्लासें होंगी, इन सबको मैं करवाऊंगा। इनमें से क्वेश्चन दिखा दूंगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। और आज लगभग ये 40 क्वेश्चन है। आपको इनमें से अपना स्कोर बताना है। पेपर ये 2016 में हुआ था, 2017 में कनिष्ठ सहायक का। बाद ये देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? बताइए, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? क्या है मनुष्यता? ये तो गुणवाचक विशेषण है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, प्रेरणार्थक संज्ञा। तो दोस्तों, मनुष्यता बताइए। तो मनुष्यता जो है भाववाचक संज्ञा, पहले का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला पढ़िए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहते हैं? इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, बताइए। इंद्रजीत कहते हैं उसे, इंद्र कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, इंद्रियपति कहते हैं। बताइए दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं जितेंद्रिय, 2 का सी। नेक्स्ट, जो कारक आपके इसमें लेखपाल के एग्जाम में आएंगे कारक, तो बताइए इस क्वेश्चन को जल्दी बताइए। से यानी अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? संप्रदान कारक का, कर्म कारक का, अधिकरण का, पदान का। बताइए दोस्तों, आपके सिलेबस में है कारक, ये बताइए जल्दी। तो दोस्तों, से संप्रदान का तो होता के लिए, कर्म से, अधिकरण में या पर, अपादान से होता है अलगाव की स्थिति में, यानी अपादान में आता है से। तो 3 का डी हो जाएगा इसमें। जब मैं कारक आपको पढ़ाऊंगा सब समझा दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट, तन शब्द का लिंग बताइए। तन कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुरुषलिंग है, जल्दी बताइए। उभयलिंग, तो उभयलिंग तो हिंदी में होते ही नहीं है। आपको दोनों में से बताना, जल्दी बताइए दोस्तों। तन, तो तन दुख गया या तन टूट गया, ऐसे करके। या तन दुख रहा है, ऐसे ही तो बोलेंगे, कोई ऐसे थोड़ी बोलेंगे तन दुख रही है। तो मेरे हिसाब से पुल्लिंग होना चाहिए। 4 का ए देखते हैं, आइए। तो 4 का ए बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार? देखिए, सर्वनाम लेखपाल में तो आएंगे नहीं, लेकिन ओ वीडियो, यूपी पुलिस और एग्जामों में आएंगे। तो बताइए जल्दी, इसका उत्तर दीजिए। कोई बात नहीं, सभी एग्जामों के लिए तैयार होना जरूरी है। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष बताइए। तो पुरुषवाचक का ये तो 5 का बी। नेक्स्ट, कंचन एक कृषांगिनी युक्ति है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो शब्द चयन इसमें अशुद्धि है, वर्तनीगत अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है, शब्द निर्माण की अशुद्धि है। देखो, अशुद्धि वाला चैप्टर आपके लेखपाल के एग्जाम में है। बताइए जल्दी बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका उत्तर? तो ये जो है इसमें शब्द निर्माण की अशुद्धि है, 6 का डी, यानी शब्द जो गलत है ये। नेक्स्ट, ये पत्र लेखन का प्रश्न है, वीडियो के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं पत्र लेखन ही, फॉरेस्ट गार्ड के में। बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल पत्र। अनऑफिशियल पत्र वे होते हैं जो किन्हें सगी संबंधों, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को लिखे जाते हैं। तो बताइए कौन सा इसमें अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र, तो ये तो भाई औपचारिक पत्र का है, ये हो नहीं सकता। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये है अनौपचारिक पत्र, 7 का बी। तो बिल्कुल ठीक है। देखो नेक्स्ट, हिंदी भाषा में हस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हस्व स्वर ए ई ऊ है। बताइए दोस्तों, हस्व स्वर कितने हैं? 4। तो 8 का बी हो जाएगा इसमें, 4। जिन सामासिक शब्दों में, देखो समास का प्रश्न है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, बताइए क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, सब जानते होंगे, इसे द्विगु होता है, 9 का बी। इनमें बताइए, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना में कौन सा प्रत्यय है?
लिखाई में बताइए कौन सा प्रत्यय है। और छलिया, तो सुहावना में आवना प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है, और छलिया में या प्रत्यय है। 10 का डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो दोस्तों 11 का डी इसमें अमूल्य जो तत्सम है, अमूल्य। माता का देखो माता तत्सम है, और माता का तत्सम माँ, मत्स्य तत्सम है, इसका मछली हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, वीडियो रोक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तो संस्कृत भाषा से तो तत्सम ही हुए फिर 12 का एक, लेकिन तद्भव दे रखा है इसमें उत्तर। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, जो शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हो विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और जो संस्कृत में ही रहते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। और जो संस्कृत के और हिंदी के बीच में रहते हैं, ना तो संस्कृत के हैं ना वो हिंदी के हैं, और जो बीच वाले होते हैं उन्हें कहते हैं अर्ध तत्सम। तो इसका 12 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। तो किलकिल बताइए कौन सा शब्द है। किलकिल शब्द बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द है किलकिल, जल्दी बताइए एकदम। तो दोस्तों किलकिल जो है देशज शब्द है। देशज यानी ऐसे शब्द जिनका पता नहीं चलता कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अलमारी बताइए, तो अलमारी दोस्तों बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। बताइए अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। पुर्तगाली का, कौन सी का, जल्दी बताइए सर। तो दोस्तों पुर्तगाली भाषा का है। 14 का बी। नेक्स्ट, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों निपात। 15 का डी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 15 का डी। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द छांटना है आपको इनमें। शुद्ध शब्द इनमें कौन सा, जल्दी बताइए दोस्तों, शुद्ध शब्द इनमें कौन सा। तो मेरे हिसाब से मूल्यवान शुद्ध लग रहा है देखने में, 16 का ही होना चाहिए। तो 16 का ही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो प्राण देखो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, आंसू बहुवचन में, कक्षा बहुवचन में, प्रत्येक जो होता है एक वचन में होता है। 17 का डी उत्तर है। वचन आपके सिलेबस में है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, वाक्यों का जो वर्गीकरण है कितने आधार पर किया जाता है। तो 2 आधार पर किया जाता है, एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया जाता है, एक तो रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो। और 19 का सी है इसमें, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। 2 4, दूसरा और चौथा। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है, जल्दी बताइए इसे। तो 2 4 भैया महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन 20 का ये। वर्णमाला आपको पढ़ा दूंगा, सब समझा दूंगा क्या होते हैं महाप्राण, अरघोत्सव सब। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है। आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जो 40 में से 35 कर गया जब बताना। कल के प्रैक्टिस सेट में करे थे एक बच्चे ने, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बताइए दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण की ध्वनि से जल्दी बताइए 21वें का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। 21वें का ए उत्तर है संप्रक्त ध्वनि। संप्रक्त ध्वनि। मेरी भी समझ में नहीं आया प्रश्न ये 21वां, पता नहीं कैसे है इसमें, लेकिन आप ध्यान कर लीजिए अगर कहीं पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या है, संप्रक्त ध्वनि। ऐसे क्वेश्चनों को अपने मन में याद कर ले करो। इधर बताइए दोस्तों, संधि का है। संधि आपके सिलेबस में है, लेखपाल में संधि आएगी। जल्दी बताइए, विपथ धन जाल, विपथ जाल में कौन सी संधि है। तो साफ दिखाई दे रही है इसमें, स्वर तो है नहीं इसमें। अब वृद्धि जो स्वर का ही भेद होती है ये भी नहीं है, गुण भी नहीं है, तो व्यंजन है भैया। 22 का बी बचा। पहले ऑप्शन काटे करो, ऑप्शन काट के जो बचे करो वही उत्तर होता है। ऐसे करके करे करो दोस्तों, ऑप्शन काट कर। नेक्स्ट अगला, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग में। दुरात्मा में तो ए दुर, तो भैया दुर हो सकता है इसमें, लेकिन अगला देखो दुरा, तो दुरा तो वो उपसर्ग है ही ना। अब देखो उपसर्ग कैसे छांटते हैं। उपसर्ग छांटने के बाद में मूल शब्द बचना चाहिए। तो अगर मैं इसमें दुर निकाल दूँ इसमें से, तो धन आत्मा, आत्मा मूल शब्द बन जाएगा, दुर्धन आत्मा। तो दूर इसमें 2 दे रखे हैं, तो ए एक सी, लेकिन हलंत वाला सही होगा। 23 का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। उत्तर देखते हैं आइए। तो 23 का सी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक,
परिमाणवाचक में क्या होता है, कितना कितनी लगाकर प्रश्न करो, कितना कितनी, अगर कितना कितनी से उत्तर मिल जावे तो वही परिमाणवाचक है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, कितने ओले पड़े, बहुत ओले पड़े, तो यही होता 24 में से यही होगा उत्तर इसका। नेक्स्ट, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, तो वो ये विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। 25 का सी। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे, कौन? वे तो संबंध नहीं है इसमें, पुरुष नहीं है। निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में तो ये है, वह, ये, वे, ठीक है, निश्चयवाचक होना चाहिए इसमें 26 का भी, लेकिन पुरुषवाचक दे रखा है इसमें, अन्य पुरुषवाचक है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वे किसी अन्य की बात हो रही तो अन्य पुरुषवाचक 26 का डी, बिल्कुल सही 26 का डी हो जाएगा इसमें, अन्य पुरुषवाचक है। नेक्स्ट, नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? बताइए, पर्यायवाची बताइए, 27 में का उत्तर बताइए। लेखपाल के एग्जाम में दोस्तों पर्यायवाची पूछे जाएंगे, जल्दी बताइए। नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया, जल्दी बताइए किसके हैं? नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया, जल्दी बताइए। तो दोस्तों ये होने चाहिए कुमुदनी के हैं, ये किसके हैं? कुमुदनी, कुमुदनी। 27 का सी, इन्हें याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया किसके हैं? कुमुदनी के, 27 का सी। नेक्स्ट, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा, यदा कदा बताइए दोस्तों, जब तब या जब कब? यदा कदा, तो जब, यदा कदा, जब कब होना चाहिए इसमें 28 का सी, 28 का सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, नियत, नियत बताइए, इसका अर्थ बताइए क्या है? तो नियत तो होता है दोस्तों इरादा, एक नियत होता है निश्चित, तो मेरे हिसाब से उसका बी होना चाहिए इसमें, सी दे रखा है इसमें। तो कैसे है दोस्तों ये? नियत, नियत का मतलब होता है निश्चित और नियत का मतलब होता है इरादा, उल्टा बोल गया मैं इसमें। 29 का सी होगा, 29 का सी याद कर लीजिएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा इसे, अक्सर ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। अरे आएंगे ऐसे प्रश्न आपके लेखपाल के एग्जाम में। अगला देखिए, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव और दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए इस वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी बताइए 30 में का उत्तर क्या हो सकता है? तो 30 का उत्तर दोस्तों बी है इसमें, अनुरूप। 30 का उत्तर क्या? बी, अनुरूप। नेक्स्ट, आप, अब आप चल सकते हैं, कौन सी वृत्ति है इसमें बताइए? अब आप चल सकते हैं यानी अब आप सामर्थ्य हैं, आप चल सकते हैं, इसका मतलब सामर्थ्य सूचक 31 का है। नेक्स्ट, यदि किसी, ये आपके वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये जो मैं इस बार 32वां प्रश्न जो बता रहा हूँ लेखपाल में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड में पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो बताइए इसका उत्तर। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ न दे, हाँ न में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुपात करते समय वाक्य शुरू करते हैं, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका उत्तर? बताइए इसका उत्तर दोस्तों बी है, एक्जुलरी वर्ब से। ये भी नहीं आएगा आपके 33वां भी आपके एग्जाम में लेखपाल के में नहीं आने का, सिलेबस से बाहर है, फिर भी बता दीजिए, वीडियो में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, उपयुक्त वाक्य में सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। 33वें का उत्तर बता दीजिए जल्दी। तो इसका उत्तर दोस्तों सी होगा, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इनटू सर्वे द कंट्री। 34 में भी यही है, दिए गए विकल्पों में उपयुक्त वाक्य में सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। इंग्लिश में वाक्य दिया हुआ 34 में, इसका हिंदी छांटनी है, तो इसमें आने का ना है आपके एग्जाम में लेखपाल में, तो इसका करने वीडियो में आएगा वैसे ही, बताइए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर बी है, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा इसे, वीडियो रोककर ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। गद्यांश है दोस्तों, गद्यांश पूछा जाएगा, हर एग्जाम में आते हैं, तो लेखपाल हो, वीडियो हो, पुलिस हो, सब में आते हैं ये, तो चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो। तो गद्यांश ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। शुरू करते हैं गद्यांश को। ये रहा गद्यांश, मैं थोड़ी देर रोक कर रखता हूँ इस पर, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं।
वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। उपयुक्त अवतरण का शीर्षक बताइए। पहले तो इसका शीर्षक बताना है। अब अगर ऐसा पहरा आपके लेखपाल में एग्जाम में आ गया तो यकीन मानिए दोस्तों आधे भी नहीं कर पाएंगे। सही बता रहा हूँ। बताइए 35वें का उत्तर बताइए। इसका क्या हो सकता है शीर्षक? दोबारा देख लीजिए इसका शीर्षक बताइए दोस्तों क्या हो सकता है शीर्षक इसका। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है 35वें का? जल्दी बताइए। तो 35वें का दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका उत्तर क्या हो सकता है 35वें का। इसमें ऑप्शन सी है, कार्य तत्परता। 35 का सी। जीवन। अब देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ जो होते हैं प्रैक्टिस से होंगे। आप रोज एक पैराग्राफ की प्रैक्टिस जरूर करिए रोज। आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है उसमें सैकड़ों पैराग्राफ है। उन सारे पैराग्राफों को आप निकाल दीजिए, पूरे कर दी। हालांकि मैं करा रहा हूँ, इनमें से कोई सा ना कोई सा आ जाएगा जो मैं आप डेली कराता हूँ। ये रिपीट होते हैं बार बार। तो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो किताब में से कर लीजिए। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा, जल्दी बताइए क्या है इसका। तो इसमें दोस्तों तत्परता है। 36 का डी तत्परता। नेक्स्ट, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? उचित संक्षेपण बताइए कौन सा होगा दोस्तों इसमें से। आपने गद्यांश पढ़ा है, बताइए इसमें कौन सा होगा 37वें का उत्तर। तो इसमें बी होएगा। बी, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं। ये वाला होगा इसमें 38। नेक्स्ट प्रश्न देखने आइए। 37वां मैंने करा दिया है। 38वां देखिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह तो वर्णमाला कहते हैं, सब लोग जानते होंगे इसे। तो ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो 39 का बी है, ए और ऐ अनुसार। 39 का बी। इसे बताइए दोस्तों। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तत्व रूप तक पहुंचने के मध्य में, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो मध्य में होते हैं उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। 40 का डी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आए आज आपके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूँ, लेखपाल में दोस्तों 25/25 यहाँ से दिखा दूंगा मैं। जितने सेट में करा दूंगा 50-60 सेट, इन सारे सेटों में से 25/25। और वीडियो में 50/50 की गारंटी। वीडियो के एग्जाम में री एग्जाम जो होने वाला है वीडियो को जल्दी होगा, वो भी वीडियो बनेगी उस पर करवाने वाला है। और फॉरेस्ट गार्ड में 50% आते हैं, 50/50 सब यहाँ से कवर हो जाएंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा पहले, मैं आपके लिए दोस्तों लाने वाला हूँ, क्या लाने वाला हूँ मैं आपके लिए? मैं आपके लिए 50 ऐसे प्रश्न लाऊंगा, 50 जिनमें से 50 में से 2 प्रश्न, 50 में से 2 प्रश्न आपको लेखपाल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 50 में से 2 प्रश्न आपको लेखपाल के एग्जाम में से देखने मिलेंगे, यानी 25 प्रश्न आने हैं लेखपाल के एग्जाम में। 25, उन 50 प्रश्न जो मैं आपको कराऊंगा, उन 50 में से 50 MCQ होंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको लेखपाल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एक दो मेरी तैयारी इन पर चल रही है, मैं बना रहा हूँ इनको। तो 2-3 दिन रुक जाइए, 2-3 दिन में वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ 50 प्रश्नों की। इनमें से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे 100%। वीडियो आप चाहे डाउनलोड करके रख लेना, जब एग्जाम हो जब मिला देना। 2 प्रश्न हर शिफ्ट में, अगर 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ तो 2 प्रश्न पहली शिफ्ट में, 2 प्रश्न दूसरी शिफ्ट में, इस तरीके से पूछे जाने हैं इन 50 में से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।